दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीलम अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद, छत्तीसगढ़। दोस्तों आज हम आर्थिक विकास के एक मॉडल संतुलित विकास सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। संतुलित विकास सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। यह विकास सिद्धांत एमए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के यूनिट 4 और बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, जिसमें संतुलित विकास की नीति की व्याख्या की गई है। तो आज हम इस सिद्धांत की विस्तार से चर्चा करेंगे। संतुलित विकास क्या है, संतुलित विकास की नीति क्या है, इसके बारे में जानने के पहले यह जानना जरूरी है कि संतुलित विकास की नीति के समर्थक, प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन कौन थे। यदि हम संतुलित विकास की नीति के प्रतिपादकों और समर्थकों के बारे में जानना चाहें तो यह कहा जा सकता है कि रोजेंस्टीन, रॉडन, रैगनर, नर्से, आर्थर लुइस, मियर एवं बाल्डविन, सीटोवस्की, एलन यंग इत्यादि ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने की संतुलित विकास की व्याख्या की और उसका समर्थन किया। अर्थात उनके अनुसार यदि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना है तो इसके लिए संतुलित विकास मॉडल को अपनाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम यह देखेंगे कि संतुलित विकास का अर्थ क्या है। तो जैसा कि रेडावे ने बताया है कि संतुलित विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में संतुलन स्थापित करना। अर्थात अर्थव्यवस्था के जो भिन्न भिन्न अंग होते हैं उनमें बैलेंस बनाना, उनमें संतुलन स्थापित करना। इसी प्रकार से प्रोफेसर लुइस ने कहा है कि विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों का एक साथ विकास करना ही संतुलित विकास है। जब विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को एक साथ विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे ही हम संतुलित विकास की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को पार करने और उसे प्रगति पथ पर लाने तथा किसी देश को वृद्धि की आत्मनिर्भर अवस्था में लाने और उस अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास करने के लिए संतुलित विकास की नीति उपयोगी होती है, जिससे अर्थव्यवस्था अस्थिरता, अनिरंतरता और अविकास से मुक्त होकर आगे बढ़ती है। अब हम ये देखेंगे कि संतुलित विकास की नीति के प्रतिपादक और समर्थक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाना चाहिए। एक साथ निवेश से इन सभी क्षेत्रों का समान विकास करने में सहायता मिलती है। एक साथ निवेश करके उनका समान विकास किया जाना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास संभव हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जिनमें एक साथ निवेश किया जाना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादक उद्योग होते हैं जिनको उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहा जाता है। तो दूसरी ओर हम यह भी जानते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग होते हैं जिनको पूंजीगत उद्योग कहा जाता है। उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका कि उपभोक्ताओं के द्वारा प्रत्यक्षतः उपभोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका कि प्रत्यक्ष उपभोग नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मशीनें हैं, कलपुर्जे हैं, यंत्र इत्यादि हैं। तो पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उनका उत्पादन करने वाले उद्योग और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग, इन दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास संभव होता है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र होता है, साथ ही विनिर्माणी क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र कृषि वस्तुओं का उत्पादन करता है, विनिर्माणी क्षेत्र गैर कृषि वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के कृषि उद्योग क्षेत्र और निर्माणकारी उद्योग क्षेत्र के बीच भी संतुलन स्थापित करना आवश्यक होता है
दोनों में साथ साथ निवेश करना चाहिए, दोनों का समान रूप से विकास करना चाहिए। इसी प्रकार हम यह देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक और घरेलू क्षेत्र होता है तो दूसरी ओर निर्यात क्षेत्र होता है। घरेलू क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादन का कार्य करता है। वहीं निर्यात क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का जो निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार एक ओर घरेलू क्षेत्र और दूसरी ओर निर्यात क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। इन दोनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश करके उनका समान रूप से विकास करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन या अविकास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और किस प्रकार उनका साथ साथ विकास करना संभव होता है संतुलित विकास की नीति को अपनाकर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में न केवल पूर्ति पक्ष बल्कि मांग पक्ष के बीच संतुलन होना आवश्यक है। पूर्ति पक्ष का तात्पर्य यह है कि कच्चा माल, सिंचाई, विद्युत इत्यादि की जो पूर्ति है वह बढ़ाई जाए, अर्थात अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का निर्माण किया जाए जिससे वस्तुओं की पूर्ति बढ़े। और दूसरी ओर ऐसे उत्पादक उद्योगों में निवेश किया जाना चाहिए जिससे लोगों की रोजगार और आय में वृद्धि होती है। इससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होती है। तो पूर्ति में वृद्धि के साथ साथ मांग में वृद्धि हो, अर्थात जितनी पूर्ति बढ़ रही है उतनी ही मांग भी बढ़े, ऐसा प्रयास अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाना चाहिए। पूर्ति बढ़ाने के साथ साथ मांग बढ़ाने का भी प्रयास होना चाहिए। इन दोनों क्षेत्रों में एक साथ निवेश करके अर्थव्यवस्था का समान संतुलित विकास किया जाना संभव होता है। तो इस प्रकार जब अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है, उनका समान रूप से विकास किया जाता है, तो उसे पूर्ति और मांग दोनों पक्षों में संतुलन उत्पन्न हो जाता है और इस संतुलन के कारण अर्थव्यवस्था का स्वस्थ एवं तीव्र विकास करना संभव होता है। तो इस प्रकार यदि सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, समान रूप से उनका विकास किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में सहायता मिलती है। यदि बड़े पैमाने के उत्पादन कार्यक्रम, बड़े पैमाने पर विनियोग कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएं, तो इससे अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास करना संभव होता है। आइए दोस्तों, अब हम यह देखेंगे कि संतुलित विकास की आवश्यकता क्यों होती है। संतुलित विकास की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए यह कहा जा सकता है कि सामाजिक व आर्थिक ऊपरी सुविधाओं तथा प्रत्यक्षतः उत्पादक निवेशों के बीच तथा अनुलंब एवं क्षैतिज बाह्य मितव्यताओं के बीच संतुलन की स्थापना संतुलित विकास की नीति को अपनाकर ही की जा सकती है। आइए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि सामाजिक व आर्थिक ऊपरी सुविधाएं क्या होती हैं। इनको कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी का तात्पर्य यह है कि आधारभूत संरचना का विकास किया जाए, अर्थात जब यातायात के साधनों का विकास होता है, बैंक और बीमा कंपनियों की स्थापना होती है, विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होता है, तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का विकास होता है। जब ये सुविधाएं विकसित की जाती हैं तो इससे उद्योगों को अपने विकास के लिए प्रेरणा मिलती है, नए नए उद्योग स्थापित करने में उद्योगपतियों को सहूलियत होती है। इसी प्रकार से जो प्रत्यक्षतः उत्पादक क्रियाएं हैं, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं का तात्पर्य है कि जो उद्योग अर्थव्यवस्था में स्थापित किए जाते हैं उससे उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक ऊपरी सुविधाओं और प्रत्यक्ष उत्पादक निवेशों के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए ताकि एक ओर आधारभूत संरचना के विकास के कारण उद्योगों को सुविधाएं प्राप्त हों और दूसरी ओर उत्पादक निवेशों के किए जाने के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले उद्योगों का विस्तार हो। तो इस प्रकार यदि इन सुविधाओं का और उत्पादक क्रियाओं का विस्तार होता है तो उससे अनुलंब एवं क्षैतिज बाह्य मितव्यताओं की प्राप्ति होती है और उनके बीच भी
संतुलन स्थापित हो जाता है। दोस्तों, मितव्ययताओं का तात्पर्य होता है बचतें, बाह्य मितव्ययताओं का तात्पर्य होता है बाह्य बचतें, अर्थात ऐसी बचतें जो उद्योगों के विस्तार के कारण फर्म को प्राप्त होने वाली बचतें होती हैं, जिनके कारण फर्मों को लाभ प्राप्त होता है और निवेश के लिए प्रेरणा मिलती है। जब सामाजिक आर्थिक ऊपरी सुविधाओं का विस्तार होता है तो बहुत सारे उद्योग धंधों की स्थापना होती है। इससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। अर्थव्यवस्था में उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलने के कारण उनमें निवेश की प्रेरणा होती है, उद्योग धंधों का विस्तार होता है। इसे अनुलंब बाह्य मितव्ययताएं कहा जाता है। जब विभिन्न उत्पादक निवेशों को किया जाता है तो एक उद्योग के उत्पादन का दूसरे उद्योग के उत्पादन को लाभ प्राप्त होता है। सभी उद्योग आपस में एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। यह क्षैतिज बाह्य मितव्ययताओं का उदाहरण है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच संतुलित विकास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए संतुलित विकास किया जाना अर्थव्यवस्था में आवश्यक होता है ताकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास किया जा सके। दोस्तों, अब हम यह देखेंगे कि संतुलित विकास के सबसे प्रबल समर्थक रॉडन थे। रॉडन ने 1943 में प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप नामक एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने आर्थिक विकास के लिए संतुलित विकास नीति का प्रतिपादन किया। उन्होंने यह बताया कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में एक साथ और आवश्यक न्यूनतम मात्रा का विनियोग किया जाना चाहिए। इस विनियोग को उन्होंने बड़े धक्के या बिग पुश का नाम दिया। इस बड़े धक्के के कारण रॉडन का कहना यह था कि आवश्यक न्यूनतम मात्रा के विनियोग के कारण अर्थव्यवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था में शीघ्रता से पहुंचती है और अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास होता है। तो इस प्रकार रॉडन ने यह बताया कि जब आवश्यक न्यूनतम मात्रा का अर्थात एक निश्चित मात्रा का विनियोग अर्थव्यवस्था में किया जाता है तो अस्थिरता, अविकास से अर्थव्यवस्था को बाहर लाने में सहायता मिलती है। यह निश्चित न्यूनतम मात्रा का विनियोग बड़े धक्के का कार्य करता है। इसके साथ ही रॉडन ने यह भी बताया कि निवेश का SMP अर्थात सामाजिक सीमांत उत्पादकता निवेश की PMP अर्थात निजी सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है। अर्थात जब भी कोई सार्वजनिक विनियोग किया जाता है तो सार्वजनिक विनियोग अर्थात सीमांत सामाजिक उत्पादकता का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जबकि कोई निजी व्यक्ति निवेश करता है तो निजी व्यक्ति निजी लाभ की प्रेरणा से निवेश करता है। इसलिए निजी लाभ की प्रेरणा का केवल उसी को लाभ प्राप्त होता है और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण रूप से नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने यह बताया कि निवेश की निजी सीमांत उत्पादकता की तुलना में निवेश की सामाजिक सीमांत उत्पादकता अधिक होती है। इसलिए जब बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है, सार्वजनिक निवेश किया जाता है, तो उससे अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास किया जाना संभव होता है। तो इस प्रकार रॉडन के अनुसार संतुलित विकास की नीति से उद्योगों का विस्तार गुणक प्रक्रिया के रूप में होता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया संचयी हो जाती है। पूरक उद्योगों का योजनाबद्ध ढंग से विकास बाजार के आकार को बढ़ावा देता है, वस्तुओं के लिए पर्याप्त बाजार की उपलब्धता हो जाती है और वस्तुओं के न बिकने का जोखिम नहीं रहता। इस प्रकार बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास करना संभव होता है। रॉडन ने अपने सिद्धांत में अविभाज्यताओं की चर्चा की है। अविभाज्यताओं को उन्होंने विकास का एक आवश्यक तत्व माना है। अविभाज्यताओं का तात्पर्य होता है कि पारस्परिक पूरकता। रॉडन ने यह बताया कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योग परस्पर पूरक होते हैं। उनकी वस्तुओं की मांग परस्पर पूरक होती है, जिसे उन्होंने मांग संबंधी अविभाज्यता का नाम दिया। मांग संबंधी अविभाज्यता का तात्पर्य है
कि हम जब वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो हमारी जो आवश्यकता है वह एक वस्तु के उपभोग तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि हम एक साथ कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं। इसे उन्होंने मांग संबंधी अविभाज्यता का नाम दिया है। इसके अलावा रॉडन के अनुसार दूसरे प्रकार की अविभाज्यता या पूरकता होती है उत्पादन फलन संबंधी अविभाज्यता। अर्थात जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं और इससे शीघ्र फलदायक योजनाओं में निवेश का रास्ता खुलता है। तीसरे प्रकार की अविभाज्यता बचत की पूर्ति संबंधी अविभाज्यता होती है। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि बचत की आयलोच उच्च होती है, अर्थात आय बढ़ती है तो बचत की मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आय का स्तर बढ़ने से बचत की पूर्ति भी बढ़ती है और संतुलित विकास के कारण जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन, आय और रोजगार बढ़ने के कारण बचत की मात्रा में भी वृद्धि होती है, जिससे विनियोग को बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों, रॉडन ने इन 3 प्रकार की अविभाज्यताओं या पारस्परिक पूरकता को विकास का आवश्यक तत्व बताया, क्योंकि इन अविभाज्यताओं के कारण अर्थव्यवस्था में बाह्य मितव्यताओं की उत्पत्ति होती है। अर्थात उद्योग का विस्तार होने के कारण, केंद्रीकरण होने के कारण या स्थानीयकरण होने के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधाएं फर्मों को बाहर से प्राप्त होती हैं, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है, बचतें प्राप्त होती हैं और वे निवेश को बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार बाह्य मितव्यता की प्राप्ति करके फर्मों के द्वारा उत्पादन बढ़ाकर उद्योगों का विस्तार किया जाता है, जिससे लाभ प्राप्त होता है और अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास संभव होता है। अब रॉडन ने एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाया कि अविभाज्यताओं के लाभ अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्राप्त होते हैं। इस रेखा चित्र में इसी बात को दर्शाया गया है। अविभाज्यताओं के लाभ का यदि हम रेखा चित्रीय निरूपण देखें तो इस रेखा चित्र में OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है और OY अक्ष पर कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ 2 स्थितियां हैं। प्रथम स्थिति में हम यह देखेंगे कि सिर्फ एक फर्म है जो कि एक वस्तु का उत्पादन कर रही है। फर्म के सीमांत लागत वक्र MC रेखा है और फर्म की औसत कुल लागत रेखा ATC है। तो इस प्रकार MC और ATC फर्म के लागत के वक्र हैं। इसी प्रकार से जब पहली स्थिति में फर्म एक ही वस्तु का उत्पादन कर रही है तो फर्म के MR1 और AR1 सीमांत आगम और औसत आगम अर्थात मांग या कीमत की रेखाएं हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब फर्म एक ही वस्तु का उत्पादन कर रही है तो फर्म को यहाँ पर हानि की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि लागत का बिंदु A है और आगम का बिंदु B है। चूंकि यहाँ पर आगम की तुलना में लागत अधिक है, अर्थात आगम से कीमत का निर्धारण होता है। OP1 के बराबर फर्म कीमत निर्धारित कर रही है वस्तु की, लेकिन इस कीमत से उसकी लागत नहीं निकल पा रही है, क्योंकि लागत का बिंदु आगम के बिंदु से या कीमत के बिंदु से ऊपर है। तो इस प्रकार फर्म को इस स्थिति में CABP1 के बराबर हानि हो रही है। यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि L क्षेत्र जो है वह यह बता रहा है कि फर्म का ATC औसत कुल लागत जो कि A बिंदु है वह फर्म के औसत आगम के वक्र जो कि B बिंदु पर है, फर्म को हानि प्राप्त हो रही है जो कि CABP1 के बराबर है, अर्थात फर्म को लॉस हो रहा है। अब दूसरी स्थिति में हम देखें कि फर्म अपना उत्पादन यदि बढ़ाती है तो फर्म उत्पादन बढ़ाकर OQ1 की तुलना में OQ4 के बराबर कर लेती है। पहले मान लीजिए फर्म 1000 इकाइयों का उत्पादन कर रही थी,
तो अब फर्म ने अपना उत्पादन बढ़ाया 4000 इकाइयों के बराबर। तो ऐसी स्थिति में जबकि उत्पादन फर्म बढ़ाती है तो उसको बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होने लगती हैं। फर्म का आगम MR4 और AR4 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्म की लागत S बिंदु पर है, अर्थात OT के बराबर लागत है, और फर्म का जो आगम है या कीमत है वो R बिंदु पर है, अर्थात फर्म की कीमत OP4 के बराबर है। यहाँ पर लागत की तुलना में आगम अधिक है, अर्थात फर्म को TSRP4 के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। अब पहली स्थिति में फर्म को हानि हो रही है CABP1 के बराबर, दूसरी स्थिति में फर्म को TSRP4 के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो पहली स्थिति हानि की है और दूसरी स्थिति लाभ की है। लाभ का यदि हम देखें तो जो P क्षेत्र है वह लाभ को बता रहा है, जिस पर ATC अर्थात औसत कुल लागत S बिंदु पर औसत आगम AR4 से अर्थात R बिंदु से कम है। तो इस प्रकार फर्म को TSRP4 के बराबर प्रॉफिट मिल रहा है। तो पहली स्थिति लॉस की है और दूसरी स्थिति प्रॉफिट की है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो रॉडन ने इसका कारण बताया कि जब एक ही वस्तु का उत्पादन फर्म के द्वारा किया जाता है तो उस फर्म में काम करने वाले या उस प्लांट में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वे अपनी प्राप्त आय को केवल एक ही वस्तु पर खर्च नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मांग की अविभाज्यता पूर्ण नहीं होती है। जब दूसरी स्थिति में एक वस्तु के साथ साथ बहुत सारी पूरक वस्तुओं के उद्योगों की स्थापना हो जाती है तो उन उद्योगों में दूसरे उद्योगों में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और जब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है तो वे अपनी आय से इस फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु को खरीदते हैं, जिससे फर्म की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने के कारण फर्म को लाभ प्राप्त होने लगता है। तो इसके माध्यम से रॉडन ने यह बताया कि पारस्परिक पूरकता के कारण जब बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन विभिन्न फर्मों के द्वारा किया जाता है तो मांग की अविभाज्यता के कारण फर्म को हानि के स्थान पर लाभ प्राप्त होने लगता है। यही इस रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया गया है, अर्थात अविभाज्यताओं के कारण लाभ की प्राप्ति फर्मों को होने लगती है। इसलिए रॉडन ने यह बताया कि आवश्यकता इस बात की है कि पारस्परिक निर्भरता वाली उद्योगों का एक साथ अर्थव्यवस्था में विकास किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सभी फर्मों को लाभ प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास किया जाना संभव होता है। इसके अलावा संतुलित विकास की व्याख्या रैगनर नक्शे के द्वारा भी की गई है। रैगनर नक्शे ने यह बताया कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक गरीबी देखने के लिए मिलती है और यह गरीबी जो होती है वह दुष्चक्र के रूप में होती है, जिसे कि उन्होंने दरिद्रता के दुष्चक्र का नाम दिया। रैगनर नक्शे ने यह बताया कि दरिद्रता का यह विषैला दुष्चक्र अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को विकास से बाहर नहीं आने देता है। उन्होंने दरिद्रता के दुष्चक्र के मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष की व्याख्या की। उन्होंने यह बताया कि अर्थव्यवस्था में आय का स्तर निम्न होने के कारण बचत का स्तर निम्न होता है, जिससे मांग की कमी होती है। आय का स्तर कम होने के कारण विनियोग का स्तर कम होता है, जिससे कि पूर्ति कम होती है। आय का स्तर कम होने के कारण मांग कम और बचत और विनियोग का स्तर कम होने के कारण पूर्ति कम होती है। इसलिए मांग और पूर्ति दोनों की कमी के कारण अर्थव्यवस्था दरिद्रता के दुष्चक्र में फंसी रहती है। उन्होंने यह बताया कि यदि अर्थव्यवस्था को दरिद्रता के दुष्चक्र से बाहर निकालना है तो अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास करने के लिए संतुलित विकास की नीति को अपनाया जाना चाहिए। रैगनर नक्शे ने यह बताया कि जिस प्रकार हमारे शरीर को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए संतुलित
विकास की आवश्यकता होती है। यदि अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होगा, अर्थव्यवस्था के सभी अंग सही तरीके से विकसित होंगे, समान रूप से विकसित होंगे, तो अर्थव्यवस्था का भी तीव्र विकास एवं सर्वांगीण विकास होगा। तो इस प्रकार नक्शे ने यह बताया कि संतुलित विकास की नीति को अपनाकर ही हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं का विकास कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में पूरक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए, बाजार के आकार को बढ़ाना चाहिए, विनियोग प्रेरणा में वृद्धि करनी चाहिए। चूंकि मानवीय आवश्यकताओं की विविधता ही पूरकता का आधार है, इसलिए विविध प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए परस्पर पूरक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। परस्पर पूरक उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार पूंजी के सुव्यवस्थित प्रयोग के द्वारा विषैले चक्र से अर्थव्यवस्था को मुक्त किया जा सकता है। रैगनर नक्से ने यह बताया कि बाह्य मितव्यताओं और बाजार के विस्तार की अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार की बाह्य वस्तुएं अर्थव्यवस्थाओं को तभी प्राप्त होती हैं जबकि एक साथ विभिन्न प्रकार के पूरक उद्योगों की स्थापना की जाती है और बाजार का विस्तार किया जाता है। तो इस प्रकार बाजार के विस्तार को गति देकर और बाह्य मितव्यताओं को प्राप्त करके अर्थव्यवस्थाएं तीव्र गति से विकास कर सकती हैं, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। तो इस प्रकार रैगनर नक्से ने भी संतुलित विकास की व्याख्या के माध्यम से यह बताया कि संतुलित विकास करके ही किसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को गरीबी से मुक्त किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था का सर्वांगीण विकास तीव्र गति से किया जाना संभव होता है। इस प्रकार यदि हम संतुलित विकास के अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की व्याख्या करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि संतुलित विकास के अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि इससे अतिरिक्त बाह्य मितव्यताओं की प्राप्ति होती है। ये बाह्य मितव्यताएं अर्थात बाहरी बचतें दो रूपों में होती हैं, एक उदग्र मितव्यता और दूसरी क्षैतिज बाह्य मितव्यता। उदग्र बाह्य मितव्यता तब उत्पन्न होती है, तब प्राप्त होती है जबकि आधारभूत संरचना में बड़े बड़े विनियोग सरकार के द्वारा किए जाते हैं। क्षैतिज बाह्य मितव्यता की प्राप्ति अर्थात क्षैतिज बचतों की प्राप्ति से तात्पर्य यह है कि जब परस्पर पूरक उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन का कार्य किया जाता है, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में वृद्धि की जाती है, तो एक उद्योग के लाभ दूसरे उद्योग को प्राप्त होते हैं। यह क्षैतिज बचत का उदाहरण है। इसी प्रकार से संतुलित विकास के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था में कुशल श्रम विभाजन संभव हो पाता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभ अर्थव्यवस्था को तभी प्राप्त होते हैं जब परस्पर पूरक उद्योगों की स्थापना की जाए, अर्थात सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास किया जाए। इससे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है, कुशल एवं प्रशिक्षित श्रम शक्ति में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से यदि संतुलित विकास किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में कच्चे माल, उपलब्ध पूंजी, साहस, तकनीकी ज्ञान, विदेशी सहायता इत्यादि का सामूहिक प्रयोग किया जाना संभव होता है। जब सामूहिक प्रयोग किया जाता है इन साधनों का तो विभिन्न प्रकार की बचतें अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त होती हैं। पूंजी के उचित आवंटन के द्वारा और सुव्यवस्थित प्रयोग के द्वारा अर्थव्यवस्था में विकास का वातावरण बनाया जा सकता है, जिससे साहसी की वृद्धि होती है और कच्चे माल, तकनीकी इत्यादि का समुचित प्रयोग किया जाना संभव होता है। तो इस प्रकार यदि हम निष्कर्ष के रूप में बताना चाहें तो सतत वृद्धि के बाद की अवस्था के लिए संतुलित विकास का सिद्धांत अत्यधिक उपयोगी होता है। संतुलित विकास के सिद्धांत को अपनाकर ही अर्थव्यवस्था का सतत एवं तीव्र विकास किया जाना संभव होता है और अर्थव्यवस्था को अनिरंतरता, अविकास और अस्थिरता से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए संतुलित विकास की नीति को अपनाया जाना चाहिए। इसका सर्वव्यापी प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और अर्थव्यवस्था का स्वस्थ एवं समन्वित विकास करना संभव हो जाता है। धन्यवाद।